नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। 100 बात की एक बात में आज जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना के जवानों को ले जा रही एक गाड़ी आतंकी हमले का शिकार हो गई। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो अगले महीने एससीओ देशों की बैठक में शामिल होने भारत आएंगे। प्रशांत महासागर में रूस ने परमाणु क्षमता वाली मिसाइल तैनात करते हुए समुद्र में अमेरिका के खिलाफ बड़ी जंग के संकेत दिए और इजरायल ने सीरिया में धमकी से भरे पैम्फलेट गिराकर ईरान के मददगारों को खुला अल्टीमेटम दे दिया। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जम्मू कश्मीर से। वहां पुंछ जिले में आतंकियों ने सेना के एक ट्रक पर ग्रेनेड से हमला बोल दिया। इस आतंकी हमले में सेना के 5 जवान शहीद हो गए जबकि कुछ जवान जख्मी हो गए। आतंकियों ने इस घटना को तब अंजाम दिया जब सेना का ट्रक पुंछ की तरफ जा रहा था। इस दौरान वहां भारी बारिश हो रही थी, तभी आतंकियों ने सेना के ट्रक पर हमला बोल दिया। आतंकियों ने पहले फायरिंग की और फिर ट्रक पर ग्रेनेड फेंक दिया, जिसके बाद ट्रक में एक जोरदार धमाका हुआ और उसमें आग लग गई। सेना की तरफ से बताया गया कि इस आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हो गए जबकि कुछ सैनिक जख्मी हैं, जिन्हें फौरन इलाज के लिए राजौरी के आर्मी अस्पताल ले जाया गया। वहीं भारी बारिश और खराब मौसम का फायदा उठाते हुए आतंकी वहां से भागने में कामयाब हो गए। इस घटना के बाद सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया और आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस घटना के कुछ ही देर बाद PAFF यानी पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट नाम के आतंकी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी ली। संदीप बोल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, और क्या पता चल रहा है? देखिए किशोर, ये ट्रक जो है ये किसी कॉन्वॉय का ट्रक नहीं था। ये सिंगल ट्रक था। एडम ड्यूटी से वापस लौट रहा था BG सेक्टर पे जब 3 बजे के आसपास पे हमला किया गया। अभी तक सेना की तरफ से ये साफ नहीं किया गया किस संगठन ने इसके पीछे, लेकिन कॉम्बिंग चारों तरफ से एरिया को घेर लिया और जल्दी से जल्दी उन टेररिस्टों को जिन्होंने हमला किया उसको न्यूट्रलाइज करने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। शुक्रिया संदीप आपका। उधर ब्रेकिंग न्यूज आ रही है यूक्रेन जंग के बीच रूस ने समंदर में युद्ध लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। पुतिन प्रशांत महासागर में बाइडेन से युद्ध लड़ने के मूड में दिख रहे हैं क्योंकि रूस की नौसेना ने प्रशांत महासागर में मिसाइल टेस्ट किया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दुनिया को दिखाने के लिए टेस्ट की तस्वीरें भी जारी कर दी हैं। खबर है कि रूस ने यह मिसाइल टेस्ट अचानक किया क्योंकि उसे पता करना है कि प्रशांत महासागर में जंग छिड़ने पर उसकी नौसेना कितनी तैयार है। रूस के रक्षा मंत्री खुद सेना की तैयारी का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने मिसाइल टेस्ट के बाद वहां के एयर डिफेंस सिस्टम का जायजा भी लिया। यही नहीं, रूस की परमाणु पनडुब्बियां भी प्रशांत महासागर पहुंच चुकी हैं। खबर है कि रूस की पनडुब्बियां इस समय जापान के नजदीक खड़ी हैं, जिसकी खबर जापान को लग चुकी है और वो रूस पर भड़का हुआ है क्योंकि रूस अचानक प्रशांत महासागर में सक्रिय हो गया। पुतिन की पनडुब्बियां, मिसाइलें और जंगी जहाज धीरे धीरे प्रशांत महासागर पहुंचने लगे हैं। एक दिन पहले रूस ने प्रशांत महासागर में अपनी तैयारियों पर ध्यान देने पर जोर दिया था और अगले ही दिन उसके मिसाइल टेस्ट की तस्वीरें आ गई। ये टेस्ट रूस के उत्तर पश्चिमी हिस्से में ओखोत्स्क सागर में किया गया। रूस ने जिस मिसाइल का टेस्ट किया उसका नाम R298 है, जो एक क्रूज मिसाइल है और टेस्ट के दौरान उसने 70 किलोमीटर दूर समंदर में अपने टारगेट को कुछ ही पल में उड़ा दिया। इस टेस्ट का वीडियो जारी करते हुए रूस ने 2 टूक कह दिया कि वो प्रशांत महासागर में अपनी नौसेना की तैयारियों का जायजा ले रहा है और इसी इरादे से उसने ये टेस्ट किया। यानी पुतिन ने बिना घुमाए फिराए दुनिया को बता दिया कि वो समंदर में जंग की तैयारी कर रहे हैं, वो भी वहां जहां चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देश भी युद्ध के मूड में दिख रहे हैं। क्योंकि रूस के उत्तर पश्चिम की सीमा से लगा ओखोत्स्क सागर प्रशांत महासागर का हिस्सा है। ओखोत्स्क सागर का दक्षिणी हिस्सा जापान के द्वीप से भी लगता है। यानी प्रशांत महासागर का यह हिस्सा रूस और जापान के बीच है, जहां रूस ने जंग की तैयारी शुरू कर दी, वो भी दुनिया को बताकर। यही नहीं, मिसाइल टेस्ट के थोड़ी ही देर बाद रूस के रक्षा मंत्री अपनी खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलों को देखने पहुंच गए, जिनमें रूस की यार्ड्स मिसाइलें भी शामिल हैं, जो इतनी ताकतवर होती हैं कि एक साथ 10 भारी भरकम बम लेकर दुश्मन का दम निकाल सकती हैं। मतलब यह कि रूस ने अपनी मिसाइलों को धार देना शुरू कर दिया। वो प्रशांत महासागर में सक्रिय हो चुका है क्योंकि रूस का एक छोर प्रशांत महासागर के किनारे बसा है और प्रशांत महासागर में इन दिनों अमेरिका कुछ ज्यादा ही एक्टिव है और पुतिन को इसी वजह से जंग की आहट सुनाई देने लगी। पुतिन ने इसी वजह से अपनी नौसेना के बेड़े को वहां भेजा। यही नहीं, रूस ने अपनी परमाणु पनडुब्बियों को भी ओखोत्स्क सागर में भेज दिया, लेकिन उनका नाम पता नहीं चल पाया क्योंकि यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि रूस ने पनडुब्बियों को ढककर भेजा था और वो जापान के नजदीक पहुंच चुकी हैं, जिसके बाद जापान भड़क गया क्योंकि प्रशांत महासागर में रूस का ये कदम जंग को न्योता देना है। वैसे भी रूस इसके लिए तैयार दिख रहा है क्योंकि खबर आई कि रूस ने प्रशांत महासागर में अपनी नौसेना के बेड़े को हाई अलर्ट पर रख दिया। इसके अलावा वायुसेना के जासूसी विमान भी वहां मंडरा रहे हैं क्योंकि ओखोत्स्क सागर में पुतिन की नौसेना का बेड़ा 14 अप्रैल के बाद से ही हाई अलर्ट पर है। यह भी पता चला कि रूस वहां एक बड़ा युद्ध अभ्यास कर सकता है।
जिसमें 25,000 सैनिक, 167 जहाज, 12 पनडुब्बियां और 89 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर हिस्सा लेने वाले हैं। यानी पुतिन और बाइडेन की दुश्मनी यूक्रेन से निकलकर प्रशांत महासागर में पहुंच चुकी है और पुतिन के तेवर देखकर लगा कि बहुत जल्द रूस के समुद्री किनारे पर भी युद्ध छिड़ सकता है। यानी पुतिन के तेवर बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। वो अमेरिका के घर में घुसकर उस पर हमला करने की फिराक में दिख रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका ने दावा किया कि रूस के 2 विमान उसके अलास्का राज्य के पास उड़ते देखे गए। ये विमान कोई मामूली हवाई जहाज नहीं थे, बल्कि ये पुतिन के Tu-95 बॉम्बर थे, यानी बम बरसाने वाले विमान, और वो भी परमाणु बम गिराने वाले हवाई जहाज, जो कि अमेरिका के अलास्का के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में घुस गए और वहां ऑपरेट होते हुए नजर आए। अपने इलाके में रूस के विमानों को देखकर अमेरिका के कान खड़े हो गए। उसने भी अपने F-16 और F-22 जैसे लड़ाकू विमानों की टोली रूस के दोनों विमानों के पीछे लगा दी। साथ ही अमेरिका के KC-135 और E-3 AWACS विमानों ने भी मिशन संभाला और रूस के बमरों को खदेड़ दिया। हालांकि अमेरिका ने मिशन कामयाब होने का दावा किया, लेकिन ये उसके लिए खतरे की बहुत बड़ी घंटी है, क्योंकि अलास्का के पास रूस के विमान यूं ही तो उड़े नहीं होंगे। ये गलती तो नहीं हो सकती। जरूर इसके पीछे रूस का मकसद रहा होगा और माना जा रहा है कि मकसद पुतिन का मैसेज था जो वो अमेरिका को देना चाहते थे। कहा जा रहा है कि यह पुतिन की बाइडेन को धमकी थी कि वो यूक्रेन से दूर रहें। नहीं तो अमेरिका को दूसरा यूक्रेन बनने में देर नहीं लगेगी। पिछले महीने ही रूस ने अमेरिका के एक ड्रोन को भी मार गिराया था। उसकी गलती यह थी कि वो रूस के पास काला सागर के ऊपर उड़ रहा था। अपने एक्शन से रूस ने अमेरिका को एकदम अच्छी तरह जता दिया था कि वो अपने बगल में काला सागर में अमेरिका की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं करेगा। उस वाकये के बाद रूस और अमेरिका का अलास्का के पास आसमान में पहली बार आमना सामना हुआ। रूस के बमरों का अलास्का के पास उड़ना काफी अहम है, क्योंकि अलास्का अमेरिका का वो राज्य है जो उसके बाकी हिस्सों से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि वो उसके उत्तर पश्चिम में है। अलास्का के ठीक सामने ही रूस है। ऐसे में अगर कल को अमेरिका और रूस में युद्ध हुआ तो अलास्का भी जंग का मैदान बन सकता है। इधर सूरत की सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा रद्द करने की अपील खारिज कर दी। मोदी सरनेम के मामले में निचली अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ राहुल गांधी ने सेशंस कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए सजा को रद्द करने की मांग की थी, जिसे सूरत की सेशंस कोर्ट ने खारिज कर दिया, जिस पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। कारण दिए गए हैं इस निर्णय में, वो बिल्कुल संदिग्ध हैं, गलत हैं। राहुल गांधी अब सेशंस कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे। इस बीच राहुल गांधी की अपील खारिज होने पर सियासी घमासान मच गया। कांग्रेस ने कोर्ट के फैसले को गलत ठहराया तो बीजेपी ने उसे घेर लिया और कांग्रेस को सलाह दी कि वो कोर्ट के फैसले का सम्मान करें। राहुल गांधी की कांग्रेस ऐसा समझ रही है कि हम कानून से ऊपर हैं। वहीं बीजेपी पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने साफ कर दिया कि राहुल गांधी ने कभी गलत नहीं कहा। उन्होंने कोई गलत न कहा है न कहेंगे, लेकिन अपनी आवाज पुरजोर तरीके से सबके सामने रखेंगे। राहुल गांधी को मोदी सरनेम के मामले में निचली अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी संसद की सदस्यता चली गई थी। उधर अमेरिका ने अचानक अपनी न्यूक्लियर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मिनटमैन 3 का टेस्ट करके रूस और चीन के होश उड़ा दिए। रूस और चीन अपने हथियारों का दम दिखाने में जुटे हैं। रूस कई बार अपने परमाणु हथियारों की धमकी दे चुका है। ऐसे में अमेरिका ने भी परमाणु बम लॉन्च करने में माहिर मिनटमैन 3 मिसाइल चला दी और अपने दोनों दुश्मनों को दिखा दिया कि अमेरिका भी लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है और जंग के मैदान में रूस और चीन को धूल चटा सकता है। अमेरिका के टेस्ट की अहम बात यह रही कि इसके लिए उसने अपनी 50 साल पुरानी मिनटमैन 3 मिसाइल को चुना, जो कैलिफोर्निया से लॉन्च होकर लगभग 6,759 किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में जाकर गिरी। अमेरिका ने बताया कि टेस्ट के दौरान मिनटमैन 3 ने 24,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ ली। टेस्ट के जरिए अमेरिका ने दिखा दिया कि उसके परमाणु हथियारों ने भी अपनी धार नहीं खोई है। उसके हथियार इतने दमदार हैं कि वक्त के साथ उनकी ताकत कम नहीं हुई है, बल्कि अमेरिका की मिसाइलें चीन और रूस की तगड़ी से तगड़ी मिसाइलों को भी टक्कर दे सकती हैं। इस बीच फ्रांस में पेंशन सुधार कानून बनने के बाद लोगों का बवाल बढ़ता ही जा रहा है। वहां राजधानी पेरिस के पास ला डिफेंस में प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामा किया और पेंशन सुधार कानून के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई। ला डिफेंस में वो वहां के शेयर मार्केट से जुड़ी एक इमारत में ही घुस गए, जिसके बाद वहां ऐसा बवाल हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं होगा। उस इमारत के अंदर ही प्रदर्शनकारियों ने मशाल जलाकर जमकर नारेबाजी करनी शुरू कर दी, जिसके बाद वो इमारत किसी गैस चेंबर में तब्दील हो गई। वहां इकट्ठा हुए सैकड़ों लोगों ने काफी देर तक इमारत के अंदर हंगामा किया और पेंशन सुधार कानून को गलत बताया। इतना ही नहीं, उस इमारत में बवाल करने के बाद प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर भी मोर्चा खोल दिया, जिसके बाद वहां सड़कों पर भी चारों तरफ प्रदर्शनकारियों का ही कब्जा हो गया। सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने कुछ दूसरी इमारतों के बाहर भी जमकर हंगामा किया। असल में वहां की सरकार ने पेंशन सुधार से जुड़ा एक कानून बनाया है, जिसके बाद वहां अब लोगों की रिटायरमेंट की उम्र 62 साल से बढ़कर 64 साल हो गई।
जबकि पेंशन पाने के लिए अब 43 साल काम करना ही होगा। यही वजह है कि लोग इसको लेकर बवाल कर रहे हैं। इस कानून के बनने से पहले से ही वहां अलग अलग शहरों में प्रदर्शन जारी हैं। उधर अमेरिका के ओक्लाहोमा में आए भयंकर तूफान में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। क्योंकि ये तूफान इतना खतरनाक था कि पेड़ जमीन से उखड़ गए, जबकि कई घरों की छत उड़ गई। यही नहीं, कई मकान मलबे में तब्दील हो गए। अमेरिका के ओक्लाहोमा में आए भीषण तूफान की वजह से उस इलाके की बिजली गुल हो गई। इधर न्यूज 18 की टीम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर में मौजूद अतीक अहमद के अड्डे पर पहुंची, जहां से वो अपने गुर्गों की मदद से काले कारोबार का साम्राज्य चलाता था। हालांकि अब प्रशासन ने अतीक के इस गुनाहों के अड्डे को ध्वस्त कर दिया। और पुलिस सूत्रों का दावा है कि उमेश पाल हत्याकांड से पहले इसी इमारत में अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने गुड्डू मुस्लिम और असद समेत कई शूटरों के साथ एक मीटिंग की थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इसी जगह उमेश पाल की हत्या की साजिश रची गई थी और पुलिस से बचने का प्लान भी यहीं तैयार हुआ था। किन लोगों की हत्या करनी है, किन लोगों का किडनैप करना है, किन लोगों से रंगदारी वसूल करनी है, ये सब इसी दफ्तर के अंदर होता था। अतीक की इस इमारत के अंदर बीएसपी के झंडे और वोटर लिस्ट भी मिली। हथियारों को छुपाने के लिए इमारत में खुफिया जगह बनाई गई थी। इसी बिल्डिंग से कुछ रोज पहले ईडी की छापेमारी में अवैध हथियार और लाखों की रकम भी बरामद हुई थी। इस बीच उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कॉलविन अस्पताल के बाहर अतीक और अशरफ के हत्याकांड के घटनाक्रम को समझने के लिए एक क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया। 15 अप्रैल को अंजाम दी गई इस घटना की जांच एसआईटी और न्यायिक आयोग की टीम कर रही है। और अब हत्याकांड के 5 दिन बाद क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। हत्याकांड को कैसे अंजाम दिया गया था, इसे समझने के लिए जांच टीम ने पूरे घटनाक्रम को दोहराया। प्रयागराज के इस मोतीलाल नेहरू चिकित्सालय में इस वक्त मौजूद है और यहाँ तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं कि पूरा रिक्रिएट किया जा रहा है सीन को। बाकायदा नकली अतीक और अशरफ को ठीक उसी तरह पुलिस की गाड़ी में बैठाकर मेडिकल जांच करवाने के लिए अस्पताल लाया गया। पुलिस की मदद से दोनों गाड़ी से उतरे और फिर अस्पताल की तरफ चलने लगे। इसके बाद वहां मौजूद कई पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया। पुलिस के जवान भी उनके साथ आगे बढ़ते रहे। इसी दौरान नकली शूटरों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी और फिर गोली लगते ही नकली अतीक और अशरफ वहीं गिर गए। जिसके बाद वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों ने हर चीज की जांच शुरू की। मतलब जांच अधिकारियों ने यह समझने की कोशिश की कि उस रात तीनों शूटरों ने अतीक और अशरफ को किस तरह से अपनी गोलियों का शिकार बनाया था, ताकि जांच रिपोर्ट में किसी तरह की कोई खामी न रहे। एसआईटी और न्यायिक आयोग के बाद लखनऊ से पहुंची फॉरेंसिक टीम ने भी घटना वाली जगह को अच्छी तरह खंगाला। इस दौरान जांच अधिकारियों ने घटना को समझने के लिए अतीक और अशरफ की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों से भी पूछताछ की। यही नहीं, जांच अधिकारियों ने वहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट की एक एक जानकारी को भी मिलाया। किस जगह पर पुलिस वाले खड़े थे, गोली लगने के बाद अतीक और अशरफ कहां गिरे, पुलिस वाले बचने के लिए कहां भागे और आरोपियों ने हथियार कहां फेंके। ऐसे कई सवालों के जवाब जांच अधिकारी काफी देर तक वहां तलाशते रहे। इधर अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या करने वाले तीनों आरोपियों का नार्को टेस्ट हो सकता है, क्योंकि आरोप है कि उनके बयान एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे। लिहाजा हो सकता है कि पुलिस उनका नार्को टेस्ट करवाए, जिसके लिए वो प्रयागराज की सीजीएम कोर्ट से इजाजत मांग सकती है। पुलिस को शक है कि अतीक और अशरफ की हत्या की साजिश किसी और ने रची, जिसे बचाने के लिए तीनों आरोपी बार बार बयान बदल रहे हैं। उधर ईरान के हैकर अमेरिका की ट्रांसपोर्ट, एनर्जी और पोर्ट से जुड़ी कंपनियों का डेटा चुराने की कोशिश में जुट गए। ये दावा अमेरिका की टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने किया और अमेरिका पर साइबर हमले की चेतावनी दे डाली। क्योंकि अमेरिका की टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने दावा किया कि ईरान के शातिर हैकर अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों की नींव हिलाने वाले हैं। इस कंपनी की ब्रांच माइक्रोसॉफ्ट थ्रेट इंटेलिजेंस ने दावा किया कि अमेरिका पर अब तक का सबसे खतरनाक साइबर अटैक होने वाला है, जिसे ईरान के हैकर अंजाम देंगे। ईरान के इन हैकरों को मिंट सैंडस्टॉर्म भी कहा जाता है, जिन्होंने 2022 में अमेरिका पर छोटे मोटे साइबर अटैक किए थे। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि इस बार ईरान के हैकर कुछ भयंकर करने वाले हैं। खबर है कि ईरान के हैकर 2011 से अपने टारगेट को निशाना बनाते रहे हैं और खुद को होली सोल्स कहते हैं। लेकिन असल में इनका काम खतरनाक है और ये अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों का डेटा चुराते हैं। माइक्रोसॉफ्ट थ्रेट इंटेलिजेंस ने ईरान के जिन हैकरों को मिंट सैंडस्टॉर्म नाम दिया, उन्हें इंटरनेट की काली दुनिया में चार्मिंग किटन के नाम से भी जाना जाता है, जो 2011 से पत्रकारों और अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों को टारगेट करते रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने दावा किया कि इस साल फरवरी में फ्रांस की मैगजीन शार्ली एब्दो का डेटा चुरा लिया गया था, लेकिन अपने इन काले कारनामों के बावजूद ये हैकर खुद को होली सोल्स कहते हैं और ये दावा करते हैं कि वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। इन हैकर में ज्यादातर को किसी ने नहीं देखा है और इसीलिए ये ईरान के मजबूत हथियार बन गए, क्योंकि अमेरिका ने दावा किया था कि ईरान में बुद्धिमान लोगों का ब्रेन वॉश करके उन्हें हैकर बना दिया जाता है, जिसके बाद ये अपने दिमाग का गलत इस्तेमाल करते हैं। और इस बार तो वो अमेरिका की ट्रांसपोर्ट, एनर्जी और पोर्ट कंपनियों का डेटा चुराने की तैयारी में है, जिनसे लड़ना बाइडेन के लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इस बार अमेरिका ने ऐसे खूंखार लड़ाके भेजे हैं जो पर्दे के पीछे से वार करेंगे और अमेरिका की असली ताकत यानी कि उसकी तकनीक को खोखला करेंगे। और अगर वो कामयाब हो गए तो अमेरिका की ट्रांसपोर्ट और एनर्जी इंडस्ट्री का दोबारा खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये हैकर कंपनियों का डेटा लीक कर देंगे
और इसके साथ ही लीक हो जाएगी अमेरिकी तकनीक, जिसे उसके दुश्मन कॉपी कर सकते हैं और अमेरिकी तकनीक का इस्तेमाल उसी के खिलाफ कर सकते हैं। इस बीच हांगकांग के मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका ने ईरान को हथियारों की मदद पहुंचाने वाली कई कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए, जिन पर किसी न किसी तरह से ईरान को हथियार और ड्रोन सप्लाई करने के आरोप लगे। हांगकांग के मीडिया के मुताबिक ये कंपनियां ईरान को हथियार बनाने में उसकी मदद भी करती थी। बताया गया कि अमेरिका ने जिन कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए उनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। असल में बीते कुछ महीनों में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव काफी बढ़ चुका है। ईरान पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि वो यूक्रेन जंग में रूस के साथ खड़ा है, जबकि अमेरिका शुरुआत से ही यूक्रेन का साथ दे रहा है। अमेरिका कई बार पुतिन की मदद करने वाले देशों को चेतावनी भी दे चुका है। दावा है कि इसी कड़ी में उसने ईरान को सबक सिखाने के लिए उसके मददगारों पर ही प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए। इधर असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा समझौता हो गया। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में दोनों राज्यों ने समझौते पर साइन किए, जिसके साथ ही असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा विवाद खत्म हो गया। दोनों राज्यों में पिछले 50 साल से सीमा विवाद जारी था, जिसे गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में सुलझा लिया गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच करीब 800 किलोमीटर लंबी सीमा पर कई जगह साल 1972 से विवाद था। उधर अफ्रीकी देश सूडान में सेना और पैरामिलिट्री ग्रुप आरएसएफ के बीच बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा और वहां लगातार हिंसा जारी है। मरने वालों का आंकड़ा करीब 300 हो चुका है। यही नहीं, पाकिस्तान के दूतावास पर भी हमला हो गया। और खबर आई कि सूडान की राजधानी खर्तूम में पाकिस्तान के दूतावास पर गोलियां चली। ये जानकारी खुद पाकिस्तान के दूतावास ने दी और सूडान की सरकार पर सवाल उठाए, क्योंकि दूसरे देशों के दूतावास की जिम्मेदारी वहां की सरकार की है। सूडान करीब एक हफ्ते से जल रहा है। न सूडान की सेना पीछे हट रही है, न पैरामिलिट्री ग्रुप आरएसएफ। सूडान में 2021 में सेना ने तख्ता पलट करके सत्ता पर कब्जा कर लिया था, लेकिन अब पैरामिलिट्री ग्रुप आरएसएफ उसके खिलाफ खड़ा हो गया, जिसकी वजह से सूडान में गृह युद्ध जैसे हालात बन गए। हिंसा के बीच वहां कई भारतीय फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए भारत सरकार लगातार कोशिश कर रही है। आंकड़े बताते हैं कि सूडान में करीब 4000 भारतीय रहते हैं। भारत सरकार की कोशिश है भारत के लोगों को जल्द से जल्द वहां से निकाला जाए, जिसके लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर 4 देशों के संपर्क में हैं। इन देशों के नाम अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब और यूएई हैं। खबर है कि एस जयशंकर ने यूएई के विदेश मंत्री से फोन पर बात की। सूत्रों ने यह भी बताया कि सूडान में भारतीय दूतावास ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है और लोगों के संपर्क में है। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि वैगनर ग्रुप ने अफ्रीकी देश सूडान में हो रही लड़ाई में उसकी भूमिका होने से इनकार कर दिया। असल में सूडान पर राज करने के लिए वहां की सेना और आरएसएफ यानी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस नाम का पैरामिलिट्री ग्रुप एक दूसरे को मरने मारने पर तुले। लेकिन इसी बीच वहां हो रही भीषण लड़ाई के पीछे वैगनर ग्रुप के शामिल होने का दावा किया गया। हालांकि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जैसे ही इसके बारे में वैगनर ग्रुप को खबर मिली, उसने इस आरोप को गलत बता दिया। उसने साफ किया कि सूडान में हो रही हिंसा के पीछे उसका कोई हाथ नहीं है। असल में सूडान में इन दिनों सेना और आरएसएफ यानी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस पैरामिलिट्री ग्रुप के बीच भीषण लड़ाई चल रही है, लेकिन इसकी कीमत वहां के लोगों को अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ रही है। सूडान में हिंसक झड़पों में अब तक करीब 300 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इसके बावजूद वहां लड़ाई कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। यही वजह है कि इस लड़ाई में वैगनर ग्रुप के शामिल होने की आशंका जताई गई, क्योंकि इससे पहले वैगनर ग्रुप पर सूडान में अवैध सोने की खनन में शामिल होने का भी आरोप लगा था। यानी वैगनर ग्रुप किसी न किसी तरह से सूडान में सक्रिय रहा है। लेकिन अगर वैगनर ग्रुप वहां हो रही लड़ाई में शामिल है तो ये किसी काले सपने से कम नहीं होगा, क्योंकि यूक्रेन में जारी जंग में अब तक वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने ज़ेलेंस्की की सेना पर कैसे कहर बरपाया, ये पूरी दुनिया देख चुकी है। हालांकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि वैगनर ग्रुप ने सूडान में हो रही लड़ाई के पीछे उसके हाथ होने की बात को सिरे से खारिज कर दिया। इधर बिहार के मोतिहारी में जहरीली शराब से हुई मौतों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक्शन में आ गया। उसने बिहार के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस भेज दिया और 6 हफ्ते के भीतर मोतिहारी में जहरीली शराब से हुई मौतों पर रिपोर्ट मांगी। साथ ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस बात की भी जानकारी मांगी कि दोषी अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की गई। मोतिहारी में जहरीली शराब से 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। उधर यमन की राजधानी सना में भगदड़ मचने की वजह से 85 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि वहां रमजान के दौरान गरीब लोगों को पैसे बांटने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में लोग जुट गए। रमजान के महीने में गरीबों को पैसे बांटे जाने की खबर जैसे ही वहां के लोगों को लगी, वो कार्यक्रम स्थल पर जमा होने लगे। वहां भीड़ इतनी तेजी से बढ़ी कि उसे संभाल पाना मुश्किल हो गया। यमन से आई तस्वीरों में भी कुछ ऐसा ही दिखा। वहां लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़कर पैसे लेने की कोशिश करते दिखे। इस दौरान कई लोग भीड़ के बीच बुरी तरह फंसे नजर आए, लेकिन इतनी भीड़ होने के बाद भी वहां लोगों का पहुंचना जारी रहा। बताया गया कि भीड़ को काबू में करने के लिए वहां हूती विद्रोहियों ने हवा में गोलियां चला दी, जो एक बिजली के तार से जा टकराए। बताया गया कि इसके बाद वहां एक तेज धमाका हुआ और जैसे ही धमाके की आवाज लोगों तक पहुंची, वहां भगदड़ मच गई। पैसे पाने की आस में जुटे लोग वहां से भागने की कोशिश करने लगे।
लेकिन भीड़ की वजह से ऐसा हो नहीं पाया और भगदड़ में सैकड़ों की संख्या में लोग दब गए। खबर के मुताबिक वहां हुई भगदड़ में 85 लोगों की मौत हो गई, जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बताया गया कि हादसे में बड़ी संख्या में महिलाओं और बच्चों की मौत हुई और हादसे के तुरंत बाद हूथी विद्रोहियों ने पूरे इलाके को घेर लिया। यमन की राजधानी सना पर ईरान के समर्थन वाले हूथी विद्रोहियों का कब्जा है। खबर के मुताबिक हूथी विद्रोहियों ने 2 आयोजकों को हिरासत में ले लिया क्योंकि उन्होंने इस कार्यक्रम की इजाजत नहीं ली थी। इधर यूक्रेन में जंग के बीच राजधानी कीव के आसमान में रहस्यमयी आग का गोला दिखने से सनसनी मच गई। इस घटना के बाद वहां रेड अलर्ट जारी कर दिया गया, क्योंकि जो वीडियो सामने आया उसमें आसमान से आग का गोला गिरता दिखाई दिया। उसके जमीन पर गिरते ही इतना बड़ा धमाका हुआ कि काफी दूर तक रोशनी फैल गई। इस रोशनी को देखते ही लोग घबरा गए। लोगों को यह समझ ही नहीं आया कि ये कोई बम है, मिसाइल है या फिर कोई नया हथियार है। यूक्रेन के अधिकारियों के मुताबिक ये नासा की सैटेलाइट थी। हालांकि अमेरिकी एजेंसी नासा ने इस दावे को खारिज कर दिया और बयान जारी कर बताया कि उसकी सैटेलाइट अपनी कक्षा में अब भी मौजूद है। इसके बाद तो अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। किसी ने इसे उल्कापिंड बताया तो किसी ने इसे टूटा हुआ तारा बता दिया, लेकिन ये रहस्यमयी गोला क्या था इसके बारे में पता नहीं चल सका। उधर खबर है कि चीन भारत पर नजर रखने के लिए LAC के पास सोलर पावर से चलने वाले सर्वेलेंस कैमरे लगाने की तैयारी में। आरोप है कि वो इन कैमरों की मदद से भारत की जासूसी कर सकता है, क्योंकि तवांग में हुई झड़प के बाद उसने LAC पर अपनी ताकत को बढ़ाना शुरू कर दिया, जिसके लिए वो अरुणाचल प्रदेश के पास भारत चीन सीमा पर ऐसे कैमरे लगाने की तैयारी में है जिनसे भारतीय सेना की हर हरकत पर नजर रखी जा सकेगी। दावा यह भी है कि ऐसे 16 कैमरे उसने अरुणाचल प्रदेश की दूसरी तरफ तैनात भी कर दिए हैं, जो सीमा के दूसरी तरफ की थर्मल इमेज मुहैया करा सकते हैं। इसके अलावा ये रात में भी करीब 7 किलोमीटर के दायरे में नजर रख सकते हैं और इन पर खराब मौसम का भी खास फर्क नहीं पड़ेगा। यही वजह है कि चीन ने LAC पर इन्हें इस्तेमाल करने का फैसला लिया है। लेकिन भारतीय सेना उसकी इस चाल को पहले ही भांप गई थी, इसलिए भारत ने उसके इस मास्टर प्लान को फेल करने के लिए जरूरी कदम उठा लिए और चीन की कैमरों वाली साजिश का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आधुनिक कैमरों की खरीद की। भारतीय सेना के मुताबिक ये आधुनिक कैमरे 20 किलोमीटर के दायरे में होने वाली हर मूवमेंट पर नजर रख सकेंगे। वहीं रात के वक्त इनसे 6 किलोमीटर तक दूर दुश्मन के हर टारगेट की जानकारी मिल पाएगी। ये काफी कारगर है, इसीलिए जो है अभी तक इंडियन आर्मी में हमने इसका साथ छोड़ा नहीं है। माना जा रहा है कि भारतीय सेना इनकी मदद रात में होने वाले ध्रुव हेलीकॉप्टरों के ऑपरेशन में लेगी, ताकि हमारे इलाके की तरफ आंख उठाकर देखने वाले दुश्मन को करारा जवाब दिया जा सके। इधर 3 दिन की गिरावट के बाद शेयर बाजार मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही हरे निशान पर रहे। हालांकि शेयर बाजार में दिन भर उतार चढ़ाव देखने को मिला। निफ्टी 5 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 17,624 पर बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स 64 अंकों के उछाल के साथ 59,632 पर रहा। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन जंग में पुतिन अपनी रोबोट आर्मी को घातक बनाने में जुट गए हैं। इसके लिए वो टैंक हंटर मार्कर रोबोट को छोटे और हल्के आत्मघाती ड्रोन से लैस करने की तैयारी में, ताकि यूक्रेन के सैनिकों पर जमीन के साथ साथ आसमान से भी बमों की बारिश की जा सके। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इसीलिए पुतिन ने टैंक हंटर मार्कर रोबोट को और घातक बनाने के लिए उस पर BAS-80 ड्रोन तैनात करने की तैयारी शुरू कर दी। BAS-80 ड्रोन एक आत्मघाती ड्रोन है जो दुश्मनों पर वार करने के साथ खुद भी एक बम की तरह फटता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस ड्रोन का वजन करीब 2 किलोग्राम है, जो 600 ग्राम तक के बम लेकर उड़ने की ताकत रखता है। रूस का यह आत्मघाती ड्रोन 30 किलोमीटर की दूरी तक उड़ान भरने के साथ 18 मिनट तक हवा में रह सकता है। मतलब जंग में पुतिन की रोबोट आर्मी की मदद अब आत्मघाती ड्रोन करेगा, ताकि यूक्रेन के टैंकों को तेजी से बर्बाद किया जा सके। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका ने रूस को यूक्रेन में मौजूद परमाणु प्लांट से दूर रहने की चेतावनी दे दी। जापोरिजिया में मौजूद इस परमाणु प्लांट पर रूस की सेना ने फरवरी में कब्जा कर लिया था और दावा किया जा रहा है कि इसे अमेरिका अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा था। यही वजह है कि परमाणु प्लांट पर कब्जा होते ही बाइडेन ने रूस की परमाणु एजेंसी रोसतम को चिट्ठी लिखकर वहां छेड़छाड़ न करने की चेतावनी दी, क्योंकि माना जा रहा है कि वहां अमेरिका की खुफिया तकनीक और मशीनें हैं जो रूस के हाथ लगीं तो अमेरिका के लिए खतरा हो सकती हैं। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि बाइडेन ने यह खत प्लांट पर कब्जा होने के कुछ दिन बाद ही लिख दिया था, ताकि रूस उनकी खुफिया तकनीक को हाथ भी न लगा पाए, क्योंकि अमेरिका को डर है कि पुतिन इस खुफिया जानकारी को हासिल कर इसका इस्तेमाल उसी के खिलाफ कर सकते हैं। और पुतिन के लिए यह बाएं हाथ का खेल होगा, क्योंकि जापोरिजिया के जिस प्लांट में इस खुफिया तकनीक की बात अमेरिका कर रहा है वो पूरी तरह से रूस के कंट्रोल में है। हालांकि दावा है कि वहां अब भी यूक्रेन के वैज्ञानिक ही काम संभाल रहे हैं, पर यह इलाका रूस की फौज की निगरानी में है। यानी पुतिन की मर्जी के बगैर इस इलाके में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। यही वजह है कि अमेरिका को सीधे सीधे रूस की परमाणु एजेंसी को चेतावनी देनी पड़ी। बाइडेन सरकार की तरफ से लिखी इस चिट्ठी में साफ किया गया कि अगर रूस ने जरा सी भी गलती की तो उसे इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी।
इधर पंजाब के अमृतसर में भगोड़े अमृतपाल की पत्नी को विदेश जाने से रोक दिया गया। अमृतपाल एयरपोर्ट पर अमृतसर एयरपोर्ट पर माफ कीजिएगा, वो लंदन जाने के लिए पहुंची थी, जहां एयरपोर्ट अधिकारियों ने भगोड़े अमृतपाल की पत्नी को विमान में सवार होने से पहले रोक लिया, क्योंकि उनके खिलाफ पहले से लुकआउट नोटिस जारी था, जिसके आधार पर एयरपोर्ट अधिकारियों ने अमृतपाल की पत्नी किरणदीप कौर को लंदन जाने से रोक दिया, जिसके बाद उन्हें वहां से वापस उनके गांव भेज दिया गया। उधर यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट का दावा है कि डेनमार्क जल्द ही लेपर्ड टैंकों की एक बड़ी खेप यूक्रेन भेजने वाला है। डेनमार्क ने मदद के तौर पर जेलेंस्की को 100 लेपर्ड टैंक देने का वादा किया था, जिसे वो इस महीने के अंत तक पूरा कर सकता है। यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक ये लेपर्ड टैंकों का पुराना वर्जन होगा, जो रूस से लड़ने में यूक्रेन के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पुतिन भी जंग लंबी चलने की वजह से अपने पुराने टैंकों को इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें सटीक वार करने की क्षमता नहीं है, इसलिए वो ज्यादा घातक हैं, क्योंकि पुतिन उन्हें जंग में बर्बाद होने के इरादे से ही भेज रहे हैं। यही वजह है कि डेनमार्क ने वादे के मुताबिक जेलेंस्की को 100 लेपर्ड 1 टैंक भेजने की तैयारी पूरी कर ली, जो नेटो के सबसे घातक जंगी टैंकों में एक माने जाते हैं। हालांकि इनका आधुनिक वर्जन यानी लेपर्ड 2 टैंक भी यूक्रेन को मिलने वाला है, पर ये पुराने होने के बावजूद उससे ज्यादा असरदार है, क्योंकि इनकी ऊपरी सतह नए टैंकों से ज्यादा मजबूत है। इसके अलावा लेपर्ड 1 टैंकों से निशाना लगाना ज्यादा आसान है। साथ ही इनमें लगी तोप आकार में छोटी है, तो ये दुश्मन पर हमला करने में कम वक्त लेती है, और यूक्रेन उन्हें रूस के टैंकों से आमने सामने की लड़ाई में इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि ऐसे 100 टैंक एक साथ उसे हासिल होने वाले हैं, जिसका मतलब ये कि अगर उसे इनमें कुछ टैंकों को खोना भी पड़े तो उसे बहुत कम नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके अलावा उसे अमेरिका से एब्रम्स और ब्रिटेन से चैलेंजर 2 टैंक भी जल्द ही मिल जाएंगे, जो उसकी ताकत में जबरदस्त इजाफा कर देंगे। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन जंग में पुतिन के हथियार उनके ही सैनिकों के लिए काल बन गए हैं, क्योंकि जेलेंस्की के सैनिक अब रूसी सेना पर पुतिन के टॉस बने थर्मोबैरिक मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से हमला बोल रहे हैं। यानी जंग में यूक्रेन की सेना रूस को उसी के हथियार से मजा चखा रही है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन की सेना ने रूसी फौज के 4 टॉस 1A थर्मोबैरिक मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम पर कब्जा कर लिया, जिनमें 2 की तो हालत खराब है, लेकिन बाकी 2 दुश्मन का शिकार करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूस के इसी हथियार से यूक्रेन की सेना रूसी सैनिकों पर हमला बोल रही है। मतलब रूस के ताकतवर हथियार अब उसकी सेना के लिए ही काल साबित हो रहे हैं। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इस हथियार की मार की वजह से रूसी सेना में भगदड़ तक मच गई है, क्योंकि ये वो हथियार है जिसे जंग के मैदान में फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स यानी बमों के बाप के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि ये परमाणु बम तो नहीं है, लेकिन इसकी मार एटम बम से कम भी नहीं होती, जिसके गिरने से पूरा इलाका राख के ढेर में बदल जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यह हथियार महज 12 सेकंड में आग बरसाने वाले 24 रॉकेट फायर करने की ताकत रखता है। मतलब अगर एक बार इससे हमला शुरू हुआ तो दुश्मन को बचने तक का मौका नहीं मिलता। और इस हथियार से आग उगलते रॉकेट अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जलाकर राख कर देते हैं। इसे थर्मोबैरिक बम भी कहा जाता है, जिसके फटने के बाद इतनी भयानक गर्मी पैदा होती है कि आसपास का पूरा इलाका जल जाता है। उस दौरान अगर वहां कोई इंसान मौजूद हो तो वो गर्मी की वजह से भाप बन जाता है। मतलब ये कि पुतिन के इस हथियार के आगे दुश्मन का टिक पाना नामुमकिन होता है। इसी वजह से रूस का दावा है कि उसके इस हथियार से युद्ध के मैदान में दुश्मन के किसी भी तरह की किलेबंदी को ध्वस्त किया जा सकता है। बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक तो इसके आगे टिकते तक नहीं। और अगर इससे सैनिकों पर वार कर दिया जाए तो उनकी हड्डियां तक पिघल जाएंगी। थर्मोबैरिक बम एक ऐसा हथियार है जो हवा से सारी की सारी ऑक्सीजन सोख लेता है। इससे जोरदार धमाके के साथ इतना तेज दबाव पैदा होता है कि इंसान के चिथड़े उड़ जाते हैं। लेकिन अब पश्चिमी मीडिया का दावा है कि जंग में रूस का यही हथियार सैनिकों पर कहर ढा रहा है। और यूक्रेन की सेना ने जब्त किए इस हथियार से रूसी सैनिकों पर वार करना शुरू कर दिया है। और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि टॉस 1A थर्मोबैरिक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर के हमले के बाद कई इलाकों से रूसी सेना पीछे हटने लगी है। ब्रेकिंग न्यूज है अतीक मर्डर केस पर। खबर है कि यूपी के कौशाम्बी में शाइस्ता परवीन की सलामती के लिए एक मस्जिद में दुआ पड़ी गई। मामला कौशाम्बी की जामा मस्जिद का बताया जा रहा है। यूपी पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। खबर है कि नमाज में शामिल हुए लोगों से पूछताछ की जा रही है और अगर पुलिस की जांच में यह बात सही पाई गई तो मस्जिद के इमाम के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। शाइस्ता परवीन भी उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी हैं और पुलिस ने शाइस्ता की तलाशी के लिए यूपी के कई हिस्सों में ऑपरेशन छेड़ा हुआ है। अमित सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, क्या पता चल रहा है इस पर? किशोर, कौशाम्बी के मंझनपुर इलाके में ये जमा मस्जिद है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो इमाम है उन्होंने सलामती की दुआ पढ़वाई है, वो भी शाइस्ता परवीन के लिए, जो 50,000 रुपए की इनामी बदमाश है। फिलहाल हमारे सोर्सेस ये बता रहे हैं कि यूपी पुलिस, कौशाम्बी पुलिस और कौशाम्बी पुलिस लगातार इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है।
कौशाम्बी पुलिस यहाँ तक कि मस्जिद में जाकर इमाम और जो तमाम नवाजी थे उनसे पूछताछ कर ली है। अगर जो आरोप है वो सही पाए जाते हैं तो जाहिर तौर पर इमाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में चलेगा। ये वही इलाका है जहाँ पर शाइस्ता परवीन को लेकर लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है और तलाशी की जा रही है। जी शुक्रिया अमिताभ का। इधर अभिनेता अभिषेक बच्चन उनकी बेटी के खिलाफ फर्जी खबर दिखाने के मामले में हाईकोर्ट पहुंच गए। उन्होंने 9 यूट्यूब चैनलों के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया जिन पर उनकी बेटी आराध्या बच्चन की सेहत से जुड़ी फर्जी खबर दिखाने का आरोप लगा। अभिषेक बच्चन ने इस मामले में उन 9 यूट्यूब चैनलों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया। उधर पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि अतीक हत्याकांड में शामिल शूटर सनी सिंह ने पुलिस पूछताछ के दौरान हत्याकांड से जुड़ी सारी सच्चाई उगल दी। 15 अप्रैल को प्रयागराज के कॉल्विन अस्पताल के बाहर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और पुलिस सुरक्षा के बीच उस हत्याकांड को तीनों शूटरों सनी सिंह, लवलेश तिवारी और अरुण मौर्य ने अंजाम दिया था। और अब पुलिस सूत्रों का दावा है कि शूटर सनी सिंह ने पूछताछ के दौरान अतीक हत्याकांड से जुड़ी एक-एक बात से पर्दा उठा दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शूटर सनी, लवलेश और अरुण गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से बेहद प्रभावित थे और तीनों उसी की तरह अपराध की दुनिया में नाम कमाना चाहते थे, जिसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे। सूत्र बता रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई की तरह बनने के लिए तीनों किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे और इसी दौरान उन्हें अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज लाने की बात पता चली। पुलिस सूत्रों का कहना है कि इसके बाद तीनों शूटरों ने अतीक को मारने के प्लान पर काम करना शुरू कर दिया, लेकिन उस दौरान पुलिस की भारी सुरक्षा की वजह से वो कामयाब नहीं हो पाए। हालांकि तीनों शूटरों को दूसरा मौका तब मिला जब उमेश पाल हत्याकांड केस में पूछताछ के लिए 12 अप्रैल को अतीक को दोबारा साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया। पुलिस सूत्रों का दावा है कि इसके बाद तीनों शूटरों ने एक बार फिर अतीक को मारने की साजिश रची। सूत्रों के मुताबिक हत्याकांड को अंजाम देने के लिए तीनों शूटर 13 अप्रैल को लखनऊ से बस के जरिए प्रयागराज पहुंचे। पूछताछ के दौरान सनी ने यह भी बताया कि तीनों रेलवे स्टेशन के पास मौजूद एक होटल में रुके थे। सूत्र ये भी बताते हैं कि उन्होंने 2 मोबाइल फोन भी खरीदे थे, लेकिन सिम कार्ड खरीदने के लिए उन्हें फर्जी दस्तावेज नहीं मिल पाए थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक तीनों शूटरों का प्लान 14 अप्रैल को ही कोर्ट के अंदर अतीक को मारने का था, लेकिन वहां लोगों की भीड़ और पुलिस की कड़ी सुरक्षा की वजह से तीनों अतीक के पास नहीं पहुंच पाए, जिससे उनका प्लान फेल हो गया। पुलिस सूत्रों का दावा है कि आरोपी सनी सिंह ने पूछताछ में यह भी बताया कि 15 अप्रैल को उन्होंने कॉल्विन अस्पताल की रेकी की थी और सूत्रों का कहना है कि सनी, लवलेश तिवारी और अरुण मौर्य दिल्ली के जितेंद्र गोगी गैंग से जुड़े हुए थे और उन्हें गैंग के गुर्गों की मदद से हथियार मिले थे। और तो और हत्याकांड को अंजाम देने के लिए जितेंद्र गोगी गैंग से ही उन्हें नकली पत्रकार बनने के लिए कैमरा, आईडी कार्ड और चैनल आईडी मिली थी। मतलब अतीक अहमद को मारने के लिए तीनों शूटरों ने पूरी तैयारी कर रखी थी। पुलिस सूत्रों का दावा है कि सनी ने यह भी बताया कि उनका प्लान अस्पताल के अंदर गोली चलाने का नहीं था और इसीलिए तीनों ने कॉल्विन अस्पताल के बाहर इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हत्याकांड को अंजाम देने के लिए तीनों नकली पत्रकार बनकर मीडिया कर्मियों की भीड़ में शामिल हो गए थे और अस्पताल के बाहर अतीक के आने का इंतजार कर रहे थे। 15 अप्रैल को रात करीब 10:30 बजे जैसे ही अतीक और अशरफ पुलिस के जवानों के साथ वहां पहुंचे, तीनों शूटरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर उनकी हत्या कर दी। पुलिस सूत्रों का दावा है कि पूछताछ में सनी ने यह भी बताया कि अगर वो वहां से भागने की कोशिश करते तो मारे जाते, इसलिए उन्होंने सरेंडर कर दिया था। पुलिस सूत्रों का दावा है कि डर पर काबू पाने के लिए उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए थे। इस बीच पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि अतीक अहमद की दहशत बनाए रखने के लिए उसके बेटे असद ने व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया था। बताया गया कि उसने इसके लिए एक ग्रुप बनाया था जिसमें अतीक अहमद के खौफ की कहानियां डाली जाती थी। सूत्रों के मुताबिक अतीक और अशरफ को गोली मारने का आरोपी अरुण मौर्य भी इस ग्रुप का हिस्सा हुआ करता था। बताया गया कि यह ग्रुप शेर अतीक नाम से बनाया गया था, जिसमें अतीक की दहशत कैसी थी इससे जुड़े वीडियो डाले जाते थे। इसलिए कहा जा रहा है कि आरोपी अरुण मौर्य ने इसी ग्रुप में वीडियो और फोटो देखने के बाद अतीक के जैसा बनने की सोची। हालांकि सूत्रों का दावा है कि अरुण मौर्य ने यह ग्रुप बाद में छोड़ दिया था, लेकिन बताया गया कि इसके बाद वो गैंग 90 नाम के दूसरे गैंग 90 नाम के दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ गया था और पुलिस सूत्रों के मुताबिक इसी ग्रुप के जरिए अरुण, लवलेश तिवारी और सनी की आपस में जान पहचान हुई। अतीक और अशरफ को गोली मारने वाले तीनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, जिसमें लगातार कई राज का पर्दाफाश हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक तीनों आरोपी पूछताछ में अतीक हत्याकांड के मास्टरमाइंड के सवाल पर ठीक से जवाब नहीं दे रहे हैं। दावा है कि जब उनसे अतीक की हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्तौल के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस पर भी गोलमोल जवाब दिया। उधर रूस ने अब अमेरिका के दोस्त दक्षिण कोरिया को एकदम सीधी सीधी धमकी दे डाली कि अगर उसने यूक्रेन की मदद की तो फिर किम जोंग उन की मिसाइल का हमला झेलने के लिए भी तैयार रहे। 1 साल से जारी जंग में दक्षिण कोरिया ने यूक्रेन का समर्थन तो किया मगर उसे हथियार नहीं दिए। लेकिन अब दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने एक इंटरव्यू में कह दिया कि वो यूक्रेन को हथियार देने के बारे में सोचेंगे।
इस पर रूस ने भी कह दिया कि अगर दक्षिण कोरिया ने यूक्रेन को हथियार दिए तो वो भी खुलकर उत्तर कोरिया के समर्थन में उतर आएगा। और किम जोंग उन तो वैसे ही दिन रात परमाणु मिसाइलें बनाने में लगे हैं और रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं, अमेरिका से भी ज्यादा। ऐसे में अगर पुतिन ने किम जोंग उन से हाथ मिला लिया तो दक्षिण कोरिया फिर बर्बाद है। दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया का दुश्मन है। ऐसे में अगर उत्तर कोरिया ने परमाणु मिसाइल बना ली तो वो सबसे पहले उसे दक्षिण कोरिया पर ही चलाएगा। और दक्षिण कोरिया के पास परमाणु हथियार नहीं है, अमेरिका उसके साथ खड़ा है। लेकिन अगर मैदान में पुतिन खुद उतर आए तो मामला बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगा, जिसका मतलब यह होगा कि रूस और अमेरिका एकदम आमने सामने होंगे, क्योंकि यूक्रेन अमेरिका का वैसा दोस्त नहीं है जैसा दक्षिण कोरिया है। दोनों के रिश्ते काफी पुराने हैं। ऐसे में अगर पुतिन किम जोंग उन के साथ हुए तो अमेरिका भी अपनी परमाणु मिसाइलें लेकर दक्षिण कोरिया के पास पहुंच जाएगा। और यूक्रेन में भले ही परमाणु हथियार चलने से अब तक बचे हुए हैं, लेकिन कोरिया प्रायद्वीप में तो परमाणु बम फट ही जाएंगे, क्योंकि किम जोंग उन तो वैसे ही परमाणु हथियार चलाने को बेताब नजर आते हैं। उनके दिमाग का कुछ पता नहीं और पुतिन भी अपने परमाणु हथियारों का दम भरते हैं। इसलिए अगर ऐसे दो खिलाड़ी एक साथ होंगे तो न्यूक्लियर वॉर छिड़ने से रोकना लगभग नामुमकिन होगा। इस बीच हिंद महासागर में चीन के जासूसी जहाजों की चहलकदमी तेज हो गई। उसने हिंद महासागर की 19 चीजों का नाम मैंड्रिन में रख लिया, यानी चीन ने चीन की भाषा में हिंद महासागर में स्थित चीजों का नाम रख दिया और बेधड़क होकर उन नामों की लिस्ट भी जारी कर दी, जिसने हिंद महासागर के किनारे बसे देशों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। क्योंकि हिंद महासागर की 19 चीजों का नाम मैंडरिन यानी चीन की भाषा में रख दिया गया, या यूं कहें कि शी जिनपिंग ने एक एक करके हिंद महासागर की 19 चीजों को हथियाने की शुरुआत कर दी। मुमकिन है कि बहुत जल्द चीन हिंद महासागर की कुछ और चीजों का नाम चीनी भाषा में रख दे और 19 की संख्या कब 119 हो जाए दुनिया को पता भी न चले, क्योंकि चीन का जासूसी जहाज यांगशी U-760 हिंद महासागर में घूम रहा है। चीन इस जहाज को रिसर्च और सर्वे का जहाज बताता है और खबर है कि 13 अप्रैल को चीन का यह जहाज 805 किलोमीटर लंबे मलक्का स्ट्रेट से गुजरा था और हिंद महासागर से निकलकर साउथ चाइना सी में चला गया था, क्योंकि मलक्का स्ट्रेट साउथ चाइना सी और हिंद महासागर को जोड़ता है। जिसका मतलब यह हुआ कि चीन का जासूसी जहाज हिंद महासागर में बेधड़क होकर घूम रहा था। समुद्र में आवाजाही पर नजर रखने वाली मरीन ट्रैफिक नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि चीन का जासूसी जहाज 4 महीने तक हिंद महासागर में रहा और इन 4 महीनों में सिंगापुर, इंडोनेशिया और हिंद महासागर के दक्षिणी छोर तक गया। मरीन ट्रैफिक नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि चीन इंडोनेशिया के नजदीक ओम्बई वेटर स्ट्रेट में एक वैकल्पिक रास्ता बनाना चाहता है, क्योंकि ये स्ट्रेट उसे हिंद महासागर से प्रशांत महासागर में आने जाने का रास्ता देगा, क्योंकि फिलहाल उसके जहाज मलक्का स्ट्रेट से गुजरते हैं, जहां भारत उन पर नजर रख सकता है। और इसीलिए चीन का जहाज हिंद महासागर में घूम घूम कर ऐसे रास्ते तलाश रहा है जहां वो बेधड़क होकर आ जा सके, क्योंकि उसे मालूम है कि प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में उसका सामना कई ताकतवर देशों से है, जिनसे लड़ने के लिए उसने साजिश रचनी शुरू कर दी। इधर मुंबई में टैक्स चोरी के आरोप में आयकर विभाग ने कई फिल्म निर्माताओं के ठिकानों पर छापेमारी की और इस दौरान विनोद भानुशाली और जयंतीलाल गड्ढा के घर और दफ्तर की तलाशी ली गई। सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग को इन फिल्म निर्माताओं के खिलाफ टैक्स चोरी के सबूत मिले हैं। बताया गया कि कई और प्रोडक्शन हाउस भी जांच एजेंसी के दायरे में आ सकते हैं। इस बीच कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत का 90% हिस्सा भयानक गर्मी की चपेट में आने वाला है, जिसका असर दिल्ली समेत देश के कई राज्यों पर पड़ेगा और वहां अगले कुछ महीनों तक जला देने वाली गर्मी पड़ेगी। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश का 90% हिस्सा हीट वेव के लिहाज से डेंजर जोन में है, यानी इन जगहों पर पारा कुछ ही दिनों में 40 डिग्री को पार कर सकता है और इस दौरान चलने वाली लू लोगों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पश्चिम बंगाल और ओडिशा में अभी से लू चलने लगी है। वहीं उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, सिक्किम और आंध्र प्रदेश सहित कई राज्यों में भी इसका असर जल्द शुरू हो सकता है और इसकी चपेट में आने से दिल्ली भी नहीं बचेगी। इनमें कुछ राज्यों में तो पारा अभी से 40 से 42 डिग्री तक पहुंच चुका है और मौसम विभाग का अनुमान है कि ऐसी हालत करीब सभी राज्यों की हो सकती है। हालांकि हीट वेव की चपेट में अभी देश के कुछ ही राज्य आए हैं, जहां झुलसा देने वाली गर्मी और लू के थपेड़ों ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। असल में हीट वेव या लू की स्थिति तब मानी जाती है जब मैदानी इलाकों में पारा 40 डिग्री के पार चला जाता है। वहीं समंदर से लगने वाले इलाकों में 37 डिग्री और पहाड़ी क्षेत्रों में अगर तापमान 30 डिग्री से ऊपर जाता है तो इसे हीट वेव माना जाता है। भारत में इस हीट वेव की वजह से पिछले 50 साल में 17,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। मंगलवार को ही महाराष्ट्र के नवी मुंबई में गर्मी की वजह से 13 लोगों की मौत हो गई थी। यही वजह है कि ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में सरकारों ने स्कूलों को बंद करने का फैसला ले लिया ताकि गर्मी की वजह से और हादसे न हो। इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बताया गया कि राजनाथ सिंह में कोरोना के हल्के लक्षण दिखने के बाद उन्होंने खुद को क्वारंटीन कर लिया।
और उन्होंने दिल्ली में भारतीय वायुसेना के कमांडरों के सम्मेलन से भी दूरी बना ली। बताया गया कि वो इस सम्मेलन में कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से हिस्सा नहीं ले पाएंगे। इस बीच देश भर में एक दिन में कोरोना के 12 से ज्यादा केस भी सामने आए। उधर राजस्थान के जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने मोदी मोदी के नारे लगाए जाने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा। ये तब हुआ जब गहलोत सवाई मानसिंह स्टेडियम में आईपीएल का एक मैच देखने पहुंचे और जैसे ही वो स्टेडियम के अंदर दाखिल हुए, वहां कुछ लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। बीजेपी नेता राज्यवर्धन राठौड़ ने इस वीडियो को ट्वीट कर कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने लिखा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राजस्थान के लोगों का विश्वास और कांग्रेसी कुशासन के खिलाफ गुस्सा है। इधर गुजरात के जामनगर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां सड़क पर चलती एक बस के पीछे का शीशा अचानक टूट गया, जिसके बाद बस में बैठे लोग दहशत में आ गए। सामने आए वीडियो में वो बस सड़क से धीरे धीरे गुजरती नजर आई, लेकिन तभी एक बड़े स्पीड ब्रेकर को पार करने के दौरान बस के पीछे का शीशा टूट गया। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद के द्वीप से भी लगता है, यानी प्रशांत महासागर का यह हिस्सा रूस और जापान के बीच है, जहां रूस ने जंग की तैयारी शुरू कर दी, वो भी दुनिया को बताकर। यही नहीं, मिसाइल टेस्ट के थोड़ी ही देर बाद रूस के रक्षा मंत्री अपनी खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलों को देखने पहुंच गए, जिनमें रूस की यार्स मिसाइलें भी शामिल हैं, जो इतनी ताकतवर होती हैं कि एक साथ 10 भारी भरकम बम लेकर दुश्मन का दम निकाल सकती हैं। मतलब यह कि रूस ने अपनी मिसाइलों को धार देना शुरू कर दिया। वो प्रशांत महासागर में सक्रिय हो चुका है, क्योंकि रूस का एक छोर प्रशांत महासागर के किनारे बसा है और प्रशांत महासागर में इन दिनों अमेरिका कुछ ज्यादा ही एक्टिव है। और पुतिन को इसी वजह से जंग की आहट सुनाई देने लगी। पुतिन ने इसी वजह से अपनी नौसेना के बेड़े को वहां भेजा। यही नहीं, रूस ने अपनी परमाणु पनडुब्बियों को भी ओखोत्स्क सागर में भेज दिया, लेकिन उनका नाम पता नहीं चल पाया, क्योंकि यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि रूस ने पनडुब्बियों को ढककर भेजा था और वो जापान के नजदीक पहुंच चुकी हैं, जिसके बाद जापान भड़क गया, क्योंकि प्रशांत महासागर में रूस का ये कदम जंग को न्योता देना है। वैसे भी रूस इसके लिए तैयार दिख रहा है, क्योंकि खबर आई कि रूस ने प्रशांत महासागर में अपनी नौसेना के बेड़े को हाई अलर्ट पर रख दिया। इसके अलावा वायुसेना के जासूसी विमान भी वहां मंडरा रहे हैं, क्योंकि ओखोत्स्क सागर में पुतिन की नौसेना का बेड़ा 14 अप्रैल के बाद से ही हाई अलर्ट पर है। यह भी पता चला कि रूस वहां एक बड़ा युद्ध अभ्यास कर सकता है, जिसमें 25,000 सैनिक, 167 जहाज, 12 पनडुब्बियां और 89 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर हिस्सा लेने वाले हैं। यानी पुतिन और बाइडेन की दुश्मनी यूक्रेन से निकलकर प्रशांत महासागर में पहुंच चुकी है और पुतिन के तेवर देखकर लगा कि बहुत जल्द रूस के समुद्री किनारे पर भी युद्ध छिड़ सकता है। यानी पुतिन के तेवर बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। वो अमेरिका के घर में घुसकर उस पर हमला करने की फिराक में दिख रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका ने दावा किया कि रूस के 2 विमान उसके अलास्का राज्य के पास उड़ते देखे गए। ये विमान कोई मामूली हवाई जहाज नहीं थे, बल्कि ये पुतिन के Tu-95 बॉम्बर थे, यानी बम बरसाने वाले विमान, और वो भी परमाणु बम गिराने वाले हवाई जहाज, जो कि अमेरिका के अलास्का के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में घुस गए और वहां ऑपरेट होते हुए नजर आए। अपने इलाके में रूस के विमानों को देखकर अमेरिका के कान खड़े हो गए। उसने भी अपने F-16 और F-22 जैसे लड़ाकू विमानों की टोली रूस के दोनों विमानों के पीछे लगा दी। साथ ही अमेरिका के KC-135 और E-3 AWACS विमानों ने भी मिशन संभाला और रूस के बमरों को खदेड़ दिया। हालांकि अमेरिका ने मिशन कामयाब होने का दावा किया, लेकिन ये उसके लिए खतरे की बहुत बड़ी घंटी है, क्योंकि अलास्का के पास रूस के विमान यूं ही तो उड़े नहीं होंगे। ये गलती तो नहीं हो सकती। जरूर इसके पीछे रूस का मकसद रहा होगा, और माना जा रहा है कि मकसद पुतिन का मैसेज था जो वो अमेरिका को देना चाहते थे। कहा जा रहा है कि ये पुतिन की बाइडेन को धमकी थी कि वो यूक्रेन से दूर रहें। नहीं तो अमेरिका को दूसरा यूक्रेन बनने में देर नहीं लगेगी। पिछले महीने ही रूस ने अमेरिका के एक ड्रोन को भी मार गिराया था। उसकी गलती यह थी कि वो रूस के पास काला सागर के ऊपर उड़ रहा था। अपने एक्शन से रूस ने अमेरिका को एकदम अच्छी तरह जता दिया था कि वो अपने बगल में काला सागर में अमेरिका की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं करेगा। उस वाकये के बाद रूस और अमेरिका का अलास्का के पास आसमान में पहली बार आमना सामना हुआ। रूस के बमरों का अलास्का के पास उड़ना काफी अहम है, क्योंकि अलास्का अमेरिका का वो राज्य है जो उसके बाकी हिस्सों से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि वो उसके उत्तर पश्चिम में है। अलास्का के ठीक सामने ही रूस है। ऐसे में अगर कल को अमेरिका और रूस में युद्ध हुआ तो अलास्का भी जंग का मैदान बन सकता है। इधर सूरत की सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा रद्द करने की अपील खारिज कर दी। मोदी सरनेम के मामले में निचली अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ राहुल गांधी ने सेशंस कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए सजा को रद्द करने की मांग की थी, जिसे सूरत की सेशंस कोर्ट ने खारिज कर दिया, जिस पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। कारण दिए गए हैं इस निर्णय में, वो बिल्कुल संदिग्ध हैं, गलत हैं। राहुल गांधी अब सेशंस कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे।
इस बीच राहुल गांधी की अपील खारिज होने पर सियासी घमासान मच गया। कांग्रेस ने कोर्ट के फैसले को गलत ठहराया तो बीजेपी ने उसे घेर लिया और कांग्रेस को सलाह दी कि वो कोर्ट के फैसले का सम्मान करें। राहुल गांधी की कांग्रेस ऐसा समझ रही है कि हम कानून से ऊपर है। वहीं बीजेपी पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने साफ कर दिया कि राहुल गांधी ने कभी गलत नहीं कहा। उन्होंने कोई गलत न कहा है न कहेंगे, लेकिन अपनी आवाज पुरजोर तरीके से सबके सामने रखेंगे। राहुल गांधी को मोदी सरनेम के मामले में निचली अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी संसद की सदस्यता चली गई थी। उधर अमेरिका ने अचानक अपनी न्यूक्लियर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मिनटमैन 3 का टेस्ट करके रूस और चीन के होश उड़ा दिए। रूस और चीन अपने हथियारों का दम दिखाने में जुटे हैं। रूस कई बार अपने परमाणु हथियारों की धमकी दे चुका है। ऐसे में अमेरिका ने भी परमाणु बम लॉन्च करने में माहिर मिनटमैन 3 मिसाइल चला दी और अपने दोनों दुश्मनों को दिखा दिया कि अमेरिका भी लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है और जंग के मैदान में रूस और चीन को धूल चटा सकता है। अमेरिका के टेस्ट की अहम बात यह रही कि इसके लिए उसने अपनी 50 साल पुरानी मिनटमैन 3 मिसाइल को चुना, जो कैलिफोर्निया से लॉन्च होकर लगभग 6,759 किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में जाकर गिरी। अमेरिका ने बताया कि टेस्ट के दौरान मिनटमैन 3 ने 24,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ ली। टेस्ट के जरिए अमेरिका ने दिखा दिया कि उसके परमाणु हथियारों ने भी अपनी धार नहीं खोई है। उसके हथियार इतने दमदार हैं कि वक्त के साथ उनकी ताकत कम नहीं हुई है, बल्कि अमेरिका की मिसाइलें चीन और रूस की तगड़ी से तगड़ी मिसाइलों को भी टक्कर दे सकती हैं। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जम्मू कश्मीर से। वहां पुंछ जिले में आतंकियों ने सेना के एक ट्रक पर ग्रेनेड से हमला बोल दिया। इस आतंकी हमले में सेना के 5 जवान शहीद हो गए, जबकि कुछ जवान जख्मी हो गए। आतंकियों ने इस घटना को तब अंजाम दिया जब सेना का ट्रक पुंछ की तरफ जा रहा था। इस दौरान वहां भारी बारिश हो रही थी, तभी आतंकियों ने सेना के ट्रक पर हमला बोल दिया। आतंकियों ने पहले फायरिंग की और फिर ट्रक पर ग्रेनेड फेंक दिया, जिसके बाद ट्रक में एक जोरदार धमाका हुआ और उसमें आग लग गई। सेना की तरफ से बताया गया कि इस आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हो गए, जबकि कुछ सैनिक जख्मी हैं, जिन्हें फौरन इलाज के लिए राजौरी के आर्मी अस्पताल ले जाया गया। वहीं भारी बारिश और खराब मौसम का फायदा उठाते हुए आतंकी वहां से भागने में कामयाब हो गए। इस घटना के बाद सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया और आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस घटना के कुछ ही देर बाद PAFF यानी पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट नाम के ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। इजरायल ने अपने पड़ोसी और ईरान के दोस्त सीरिया पर हमला कर दिया है। उसने दक्षिण सीरिया में रातों रात तोप के गोले बरसाए हैं। हमलों के साथ इजरायल ने सीरिया को बाकायदा लिखकर धमकी भी दी। इजरायल ने हवाई जहाज से सीरिया में धमकी देते हुए कुछ पैम्फलेट गिराए, जिन पर सीरिया की सेना के नाम खुला संदेश लिखा है। पैम्फलेट में सीरिया की सेना को लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह से दूर रहने को कहा गया। इस हमले की टाइमिंग भी काफी अहम है, क्योंकि इजरायल के विदेश मंत्री ईरान के पड़ोसी और दुश्मन अजरबैजान का दौरा करने के बाद मध्य एशिया के देश तुर्कमेनिस्तान पहुंच गए हैं और तुर्कमेनिस्तान भी ईरान का पड़ोसी है। यानी ईद से पहले इजरायल ईरान के खिलाफ एकदम फुल प्रूफ प्लानिंग में जुटा है। पूरी दुनिया को डर है कि ईरान और इजरायल की दुश्मनी में ईद पर कुछ बहुत बड़ा हो सकता है। खुद इजरायल की मिलिट्री इंटेलिजेंस अपनी सरकार को चेतावनी दे चुकी है कि रमजान का महीना खत्म होते ही इजरायल का युद्ध हो सकता है। इसलिए इजरायल एक तरफ ईरान के पड़ोसियों को साध रहा है, दूसरी तरफ वो अपने पड़ोस में बैठे ईरान के दोस्तों से भिड़ने में लगा है। और उसी रणनीति के तहत इजरायल की सेना ने बीती रात दक्षिणी सीरिया में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर तोपें चला दी। कुछ घंटे बाद इजरायल के एक विमान ने सीरिया की सेना को धमकी देते पैम्फलेट भी जमीन पर गिरा दिए। उन पैम्फलेट पर अरबी में धमकी लिखी नजर आई और धमकी ये थी कि सीरिया हिजबुल्लाह की मदद करना बंद कर दे, उसे इजरायल के खिलाफ खुफिया जानकारी देना बंद कर दे, नहीं तो इजरायल सीरिया को मिट्टी में मिला देगा। हिजबुल्लाह एक चरमपंथी संगठन है जिसके सिर पर ईरान का हाथ है। इसी वजह से हिजबुल्लाह और इजरायल कट्टर दुश्मन है। हिजबुल्लाह लेबनान में एक्टिव है और लेबनान इजरायल का पड़ोसी है, इसलिए हिजबुल्लाह इजरायल के लिए खतरा है। इजरायल कई बार सीरिया पर हिजबुल्लाह की मदद करने का आरोप लगा चुका है, इसलिए वो सीरिया पर हमले करता रहता है। इजरायल और सीरिया पड़ोसी हैं। इजरायल के उत्तर पूर्व में सीरिया है और सीरिया का दोस्त ईरान है। इसी वजह से ईरान के लड़ाके सीरिया की सरकार को बचाए रखने के लिए विद्रोही गुटों से लड़ रहे हैं। इजरायल का दावा है कि ईरान ने हिजबुल्लाह को भी सीरिया में उतारा हुआ है और तो और ईरान सीरिया के रास्ते हिजबुल्लाह को हथियार भी पहुंचाता है। इसी वजह से इजरायल हथियारों की शिपमेंट पर भी अटैक करता रहता है, लेकिन इस बार उसने सीधे सीरिया को ही हिजबुल्लाह से दूर रहने की धमकी दे डाली। इधर गुजरात के जामनगर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां सड़क पर चलती एक बस के पीछे का शीशा अचानक टूट गया, जिसके बाद बस में बैठे लोग दहशत में आ गए। सामने आए वीडियो में वो बस सड़क से धीरे धीरे गुजरती नजर आई,
लेकिन तभी एक बड़े स्पीड ब्रेकर को पार करने के दौरान बस के पीछे का शीशा टूट गया, जिसके बाद उसमें बैठे लोग सड़क पर नीचे गिरने लगे। राहत की बात यह रही कि बस की रफ्तार ज्यादा तेज नहीं थी, इसलिए 2 लोग ही उससे नीचे गिरे, लेकिन उनके नीचे गिरने के बाद भी बस नहीं रुकी। इस हादसे में दोनों लोगों को मामूली चोट आई। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका और भारत से मुकाबले के लिए चीन अपनी ताकत बढ़ाने में जुट गया है। इसी कड़ी में उसने एक ऐसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम का टेस्ट किया जिससे वो दुश्मन की मिसाइलों को पल भर में तबाह कर सकेगा। क्योंकि चीन ये बात अच्छी तरह जानता है कि वो अमेरिका और भारत की ताकत के आगे कहीं नहीं टिकता। ताइवान के मुद्दे पर पिछले करीब 1 साल से अमेरिका और चीन के बीच युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। तो वहीं LAC पर भारत की बढ़ती ताकत से चीन बुरी तरह बौखलाया हुआ है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इसी वजह से पिछले हफ्ते चीन ने ग्राउंड बेस्ड मिड कोर्स मिसाइल इंटरसेप्शन का टेस्ट किया, ताकि वो अमेरिका और भारत को चुनौती दे सके। चीन का दावा है कि इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम के सफल परीक्षण से उसके परमाणु हथियारों का जखीरा पूरी तरह सुरक्षित हो गया। लेकिन माना जा रहा है कि चीन ने अमेरिका और भारत के खिलाफ अपने सुरक्षा घेरे को मजबूत करने के मकसद से इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम का टेस्ट किया है, क्योंकि चीन का दावा है कि इस हथियार से वो अंतरिक्ष से बैलिस्टिक मिसाइल तक को पलक झपकते ही ढेर कर देगा। हालांकि चीन ने यह नहीं बताया कि टेस्ट में टारगेट को सफलतापूर्वक भेदा गया या नहीं। इस बात की भी जानकारी नहीं दी गई कि टेस्ट में कितनी इंटरसेप्टर मिसाइलें फायर की गई थी। हालांकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि चीन ने टेस्ट में HQ-19 मिसाइल इंटरसेप्टर का इस्तेमाल किया, जो अमेरिका के थर्ड यानी टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस की तरह है, जिसकी रेंज 1000 से 3000 किलोमीटर तक होती है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब चीन ने अपने मिसाइल डिफेंस का टेस्ट किया हो। पिछले साल अक्टूबर में भी चीन ग्राउंड बेस्ड मिड कोर्स मिसाइल इंटरसेप्शन का टेस्ट कर चुका है। इस बीच ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के बेटे एदवार्डो बोल्सोनारो ब्राजील की संसद में एक बैठक के दौरान भड़क गए। इस बैठक में मौजूद एक साथी सांसद के साथ उनकी तीखी बहस हो गई। इस दौरान कोई उनका कोट पकड़कर उन्हें रोकने की कोशिश करता दिखा तो कोई उन्हें समझाने की, लेकिन पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के बेटे का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वो लगातार उस सांसद पर चिल्लाते रहे। जानकारी के मुताबिक उस सांसद ने ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति पर 2018 में हुए हमले को फर्जी बताया था, जिससे जायर बोल्सोनारो के बेटे भड़क गए। वहीं इस बात पर मोहर लग गई कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी अगले महीने भारत आने वाले हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से इसका आधिकारिक ऐलान कर दिया गया और यह बताया गया कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए भारत आएंगे। बिलावल भुट्टो 4 और 5 मई को भारत में रहेंगे और गोवा में SCO देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान पिछले कुछ सालों से भारत के आधिकारिक दौरे भी टालता रहा है। पिछले सालों में न तो भारत का कोई बड़ा नेता पाकिस्तान गया और न ही पाकिस्तान से कोई बड़ा नेता भारत आया। इसीलिए माना जा रहा था कि पाकिस्तान इस बार भी इस बैठक से किनारा कर लेगा। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से बिलावल भुट्टो को भेजने के फैसले ने सबको चौंका दिया। इसीलिए माना जा रहा है कि कंगाल पाकिस्तान की तरफ से दुश्मनी भूलने की कोशिश हो रही है और पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि भारत के साथ रिश्तों को बेहतर बनाया जा सके। हालांकि 2016 के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के नेताओं और अफसरों के आपसी दौरे बंद हैं, लेकिन 2019 में धारा 370 खत्म होने के बाद से तो तलवारें खिंच गई थी। आखिरी बार भारत आने वाली पाकिस्तान की विदेश मंत्री हिना रब्बानी खर रही, जो 2012 में भारत आई थी। फिर 2014 में पाकिस्तान के उस वक्त के PM नवाज शरीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल हुए। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लाहौर गए थे और नवाज शरीफ के घर एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। और उसी साल भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी पाकिस्तान के दौरे पर गई थी। इसके बाद पठानकोट और उरी में हुए आतंकी हमलों ने सब कुछ बदल कर रख दिया। भारत ने रिश्ते पाकिस्तान से पूरी तरह तोड़ दिए और हर तरह के दौरे बंद हो गए थे। उधर सचिन पायलट ने फिर से गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने मंत्री महेश जोशी के खिलाफ गहलोत सरकार से जांच की मांग कर दी और उन्होंने ये मांग उस चाय वाले के घर पहुंचकर की, जिसे खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप गहलोत सरकार के मंत्री महेश जोशी पर लगा। न्याय मिलता हुआ दिखना भी चाहिए। सचिन पायलट ने इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने साफ किया कि पुलिस को किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए। इधर अहमदाबाद की विशेष अदालत ने गुजरात के नरोडा गांव नरसंहार मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया। साल 2002 में हुए इस हत्याकांड में 11 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें बीजेपी की पूर्व विधायक माया कोडनानी और बजरंग दल के पूर्व नेता बाबू बजरंगी समेत 86 लोगों को आरोपी बनाया गया था। हालांकि ट्रायल के दौरान 86 में 18 आरोपियों की मौत हो गई, जबकि बाकी बचे 68 आरोपियों को बरी कर दिया गया। अहमदाबाद की विशेष अदालत ने उन पर लगे आरोपों को गलत बताया। हालांकि पीड़ित पक्ष इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख करने की तैयारी में है। और आज हम एक बार फिर से ये सवाल पूछ रहे हैं कि इन 11 लोगों को किसने जिंदा जलाया था। नरोडा गांव नरसंहार 27 फरवरी 2002 के गोधरा कांड के एक दिन बाद हुआ था, जब गुजरात में अलग अलग जगहों पर सांप्रदायिक दंगे हुए थे। इसी दौरान अहमदाबाद के नरोडा गांव में भी 11 लोगों की हत्या की गई थी। उधर कंगाली की मार झेल रहे पाकिस्तान के लिए ईद मना पाना भी मुश्किल हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां खाने पीने की चीजों के दाम आसमान पर पहुंच गए।
और लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना तक मुश्किल हो गया। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि पाकिस्तान 1947 के बाद से अपने सबसे बुरे आर्थिक दौर का सामना कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। इसका असर लोगों के खाने पीने की चीजों पर भी पड़ा है। और रमजान महीने की शुरुआत से लेकर अब तक वहाँ खाने पीने का सामान 35% महंगा हो गया, जिसका असर ये हुआ कि लोगों का दाल रोटी खाकर गुजारा करना भी मुश्किल हो गया। और पाकिस्तान पर यह महंगाई बम ईद के करीब फूटा है, यानी वहां के लोगों को ईद मनाने से पहले भी 100 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि ईद के जश्न पर कंगाली का ग्रहण लग गया है। महंगाई का आलम यह है कि पाकिस्तान में 1 किलो चिकन की कीमत पाकिस्तानी रुपयों में 350 तक पहुंच गई। वहीं 1 किलो मटन 1800 पाकिस्तानी रुपयों का मिल रहा है। इसके अलावा चावल के दाम तक वहां 300 पाकिस्तानी रुपयों से ज्यादा हो चुके हैं। और तो और फलों की कीमत तक आसमान छू रही है। मतलब ये कि पाकिस्तान में रोजा खोलना भी आम लोगों के बस की बात नहीं रही। हालांकि शहबाज शरीफ सरकार ने इसके लिए मस्जिदों में चावल और आटे की बोरियां बांटने की व्यवस्था कराई थी, लेकिन उन्हें लेने के लिए भी लोगों को जान की बाजी लगानी पड़ गई, क्योंकि उन्हें लेने के लिए इतनी भीड़ उमड़ी कि कई जगह भगदड़ मच गई। इसके अलावा सरकार सब्सिडी पर लोगों को आटा और चावल मुहैया कराने की कोशिश में है, लेकिन पेट्रोल और डीजल के बड़े दामों की वजह से सब्सिडी के बावजूद वो लोगों की पहुंच से दूर है। यानी शहबाज सरकार की ये कोशिश भी नाकाम साबित हुई। दावा तो ये भी है कि रोजा रखने वाले कई लोगों की जान खाना लेने के लिए लगी लाइन में ही चली गई। हालांकि पाकिस्तान को उम्मीद है कि ईद से पहले उसे IMF से मदद मिल जाएगी। शहबाज सरकार को यह भरोसा है कि IMF से मिलने वाला कर्ज उनकी डूबती अर्थव्यवस्था को कुछ सहारा देगा, ताकि उनके लोग भूखों मरने से बच सकें। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। जम्मू आतंकी हमले से जुड़ी सेना के ट्रक पर आतंकी हमले की जांच के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी NIA की टीम जम्मू जाएगी। इस टीम में 3 से 4 सदस्य होंगे जो कल सुबह आतंकी घटना वाली जगह पर पहुंचेंगे। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर सामने आ रही है कि इस आतंकी हमले को लश्कर तैयबा से जुड़े आतंकियों ने अंजाम दिया है। सेना के ट्रक पर हुए इस आतंकी हमले में 5 जवानों की मौत हो चुकी है, कुछ जवान घायल भी हैं। अमित पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, क्या पता चल रहा है? जी किशोर, डिप्टी SP और SP स्तर के अधिकारी इस जांच टीम में जाएंगे और कुल मिलाकर 3 बिंदुओं पर जांच की जाएगी। कितने लोगों का मॉड्यूल है, किस तरह के एक्सप्लोजिव इस्तेमाल किए गए हैं और PFF जो संगठन जिसने जिम्मेदारी ली है आखिरकार वो कितने सक्रिय है घाटी में, इस पूरे प्रकरण की जांच की जाएगी। तो कल सुबह टीम पहुंचेगी, विस्तृत तरीके से अपने इस मामले में जांच करेगी। शुक्रिया अमित आपका। इस बीच कर्नाटक चुनाव में अतीक अहमद की एंट्री हो गई। बीजेपी ने कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी पर अतीक के करीबी होने का आरोप लगाया और कांग्रेस को अपराधियों का समर्थक बता दिया। कांग्रेस का हाथ देशद्रोहियों के साथ है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी इमरान प्रतापगढ़ी को स्टार प्रचारक बनाने पर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने ट्वीट कर कांग्रेस पर सवाल उठाए। इधर दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक बौद्ध सम्मेलन में हिस्सा लिया। उन्होंने रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच बुद्ध के जरिए दुनिया को संदेश दिया और 2 दिन के वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन किया। भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए पाकिस्तान पर निशाना साधा और आतंकवाद को पनाह देने वाले देशों पर जोरदार हमला किया। उधर जापान के मीडिया ने दावा किया कि प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा पर राजनीति की वजह से हमला किया गया। पिछले हफ्ते ही उन पर एक हमलावर ने बम फेंका था। हालांकि उस हमले में फुमियो किशिदा बाल बाल बच गए थे। जापान के मीडिया के मुताबिक जिस हमलावर ने उन पर बम फेंका वो चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन दावा है कि जब उसे मौका नहीं मिला तो वो इतना ज्यादा नाराज हो गया कि उसने फुमियो किशिदा पर बम फेंक दिया। बताया गया कि पुलिस से पूछताछ में उसने ये आरोप लगाया कि उसे गलत नियमों में उलझाकर चुनाव लड़ने से रोक दिया गया। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा पिछले हफ्ते वाकायामा शहर में एक चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे, जहां हमलावर ने उन पर बम से हमला कर दिया था, लेकिन वो सुरक्षित बच गए। इस बीच ट्विटर के CEO एलॉन मस्क ने माइक्रोसॉफ्ट पर आरोप लगाया कि उसने ट्विटर के डेटा का गलत इस्तेमाल किया। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को कानूनी कार्रवाई की धमकी भी दे डाली, जिसे अमेरिका की टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के उस फैसले पर मस्क का एक्शन माना गया, जिसके तहत माइक्रोसॉफ्ट ने उसके विज्ञापन प्लेटफॉर्म से ट्विटर को हटा दिया। इसके बाद मस्क भड़क गए और उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट पर यह आरोप लगा दिया। इधर महंगी किताबें और ड्रेस खरीदने पर मजबूर करने के आरोप में दिल्ली के 12 स्कूलों को नोटिस जारी कर दिया गया। दिल्ली सरकार ने इन स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिन पर आरोप है कि उन्होंने स्कूल के बच्चों के माता पिता को महंगी किताबें खरीदने के लिए मजबूर किया, जिसका जवाब दिल्ली सरकार ने उनसे मांगा। उन निजी स्कूलों को शिक्षा विभाग के नियमों की अनदेखी करने पर नोटिस जारी किया गया, जिसका संतोषजनक जवाब न मिलने पर उन निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। इधर अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसकी एक ड्रोन फुटेज में UFO जैसी एक चीज दिखाई दी। अमेरिका के मुताबिक ये घटना 2022 की थी, जब पश्चिमी एशिया में तैनात उसके MQ-9 रीपर ड्रोन की फुटेज में UFO जैसी कोई चीज नजर आई।
जिसके बारे में अमेरिका की संसद में अब बताया गया। हालांकि ये यूएफओ पश्चिम एशिया के किस देश के ऊपर उड़ा, इसकी जानकारी नहीं दी गई। पर अमेरिका की तरफ से जारी किया गया इस वीडियो में यूएफओ जैसी चीज साफ नजर आई, जिसका पीछा भी अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन ने किया। अमेरिका का दावा है कि वो लोहे की किसी गेंद की तरह दिख रहा था और आकार में चपटा था, जो कुछ ही सेकंड में ड्रोन की पकड़ से बाहर हो गया। हालांकि अमेरिका ने इस बात की पुष्टि नहीं की कि ये यूएफओ था या कुछ और, पर उसने दावा किया कि इस तरह की कई घटनाएं पिछले कुछ सालों में देखने को मिली, जो पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है। इस बीच अमेरिका की एक खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन अब अंटार्कटिका पर भी कब्जा करने की तैयारी में है। वहां उसने अपने 5वें रिसर्च बेस पर काम शुरू कर दिया। लेकिन आशंका है कि इसके जरिए वो रिसर्च का काम नहीं बल्कि दूसरे देशों की जासूसी करेगा। जानकारी के मुताबिक अंटार्कटिका महाद्वीप में मौजूद इस बेस का काम उसने 2018 में शुरू किया था, लेकिन अमेरिका समेत कई देशों की आपत्ति के बाद उसे इसका काम रोकना पड़ा। चीन का दावा था कि वो अंटार्कटिका तक पहुंचने के लिए एक आसान और सीधा समुद्री रास्ता तैयार कर रहा है, जिसका बाकी देशों को भी फायदा होगा, लेकिन असलियत कुछ और थी। पश्चिमी मीडिया का आरोप है कि वो असल में वहां से अमेरिका समेत कई देशों की जासूसी का प्लान बना रहा था, जिस पर उस वक्त रोक लगा दी गई थी। लेकिन सैटेलाइट तस्वीरों से इस बात का पर्दाफाश हो गया कि चीन ने वहां एक बार फिर बिल्डिंगें बनानी शुरू कर दी, जिन्हें वो 2024 तक तैयार करने की योजना बना रहा है। उधर खबर है कि शी जिनपिंग ने जिस BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से दुनिया पर राज करने का सपना देखा, वही प्रोजेक्ट चीन को दिवालिया कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि रिसर्च करने वाले न्यूयॉर्क के एक संगठन ने दावा किया कि BRI ने चीन के 7800 करोड़ डॉलर यानी लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपए डुबो दिए। ये वो पैसे हैं जो चीन ने BRI के लिए दूसरे देशों को कर्ज के तौर पर दिए थे। लेकिन एशिया और अफ्रीका के जिन देशों को चीन ने कर्ज दिया, उन्होंने कर्ज चुकाने से हाथ ही खड़े कर दिए। अब शी जिनपिंग का ड्रीम प्रोजेक्ट ही अधर में लटक गया है। BRI एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम है जो चीन से होते हुए एशिया के दूसरे हिस्सों, अफ्रीका और पूर्वी यूरोप तक जाएगा। इस प्रोजेक्ट की आड़ में चीन छोटे देशों को कर्ज के जाल में फंसाकर अपना गुलाम बनाना चाहता है, लेकिन चीन का दांव उसी पर भारी पड़ता दिख रहा है। चीन ने जिन देशों को कर्ज दिया, उनकी आर्थिक हालत इतनी खराब हो गई है कि वो किस्त ही नहीं चुका पा रहे। इस वजह से BRI का काम अटक गया है। इधर अखिल भारतीय हिंदू महासभा नाम के हिंदुवादी संगठन ने अतीक अहमद हत्याकांड के आरोपियों की मदद करने का ऐलान कर दिया। इस मदद में उन्हें कानूनी और आर्थिक सहायता देने की बात कही गई, जिसके तहत अखिल भारतीय हिंदू महासभा तीनों शूटरों के लिए वकील मुहैया कराने में मदद करेगी। हमें अपराध से घृणा होनी चाहिए, अपराधी से नहीं। हिंदू महासभा ने आशंका जताई कि आरोपियों ने किसी के दबाव में आकर अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या को अंजाम दिया। उधर मुंबई में एनसीपी के कार्यक्रम में शामिल होने वाले नेताओं की लिस्ट से अजीत पवार का नाम गायब हो गया। पिछले कुछ दिनों से अटकलें हैं कि अजीत पवार एनसीपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और अब मुंबई में एनसीपी के शिविर से भी अजीत पवार का नाम गायब हो गया। इस कार्यक्रम की जो लिस्ट सामने आई, उसमें शरद पवार, सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल जैसे पार्टी के बड़े नेताओं का नाम तो दिखा, लेकिन अजीत पवार का नहीं। जबकि खबर है कि इस कार्यक्रम में चुनाव से जुड़ी रणनीति पर चर्चा होगी और कार्यक्रम की लिस्ट देखकर लग रहा है कि अजीत पवार इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। इधर बिहार के भागलपुर में एक साथ कई सिलेंडरों में विस्फोट होने से भीषण आग लग गई, जिसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया, क्योंकि वहां लगी आग तेजी से फैली, जिसकी वजह से कई मकान उसकी चपेट में आ गए। वहां लपटों ने ऐसा कोहराम मचाया कि देखने वालों की रूह कांप उठी। भीषण आग को कुछ लोगों ने बुझाने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए, जिसके बाद आनन फानन में लोगों ने दमकल विभाग को इसकी जानकारी दी। सूचना मिलने पर पहुंचे दमकल कर्मी आग को बुझाने में जुट गए। उन्होंने काफी देर तक लपटों पर पानी की बौछार की, तब जाकर आग का तांडव शांत हुआ, लेकिन बताया गया कि तब तक कई मकान जलकर राख हो गए। इस बीच रूस के तेल से जुड़ी एक हैरान करने वाली जानकारी सामने आई। समुद्री जहाजों के डेटा पर नजर रखने वाली एक एजेंसी ने दावा किया कि सऊदी अरब और यूएई भी रूस का कच्चा तेल खरीद रहे हैं। और ये बात हैरान करने वाली इसलिए है क्योंकि सऊदी अरब और यूएई कच्चे तेल के बादशाह समझे जाते हैं। पश्चिम एशिया की ये दोनों देश कच्चे तेल के बहुत बड़े उत्पादक ही नहीं, बल्कि इनकी पूरी अर्थव्यवस्था तेल से ही चलती है। सऊदी अरब तो कच्चे तेल का दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर देश है, इसलिए ये बात चौंकाने वाली है कि सऊदी अरब तेल का इंपोर्ट कर रहा है। लेकिन खबर यह है कि पिछले साल रूस ने कच्चे तेल का एक बड़ा भंडार सऊदी अरब और यूएई भेजा, जहां से इन दोनों देशों ने इसी तेल को अपने ग्राहकों को एक्सपोर्ट कर दिया। और यहां तक कि अपने देश के बाजार में भी रूस से इंपोर्ट किए हुए तेल का ही इस्तेमाल किया। जिस तरह रूस भारत को भारी भरकम डिस्काउंट पर कच्चा तेल एक्सपोर्ट कर रहा है, खबर है कि ठीक उसी तरह पश्चिम एशिया के देशों को भी तेल पर डिस्काउंट दिया जा रहा था। और इसीलिए सऊदी अरब और यूएई के लिए रूस का तेल खरीदकर एक्सपोर्ट करना फायदे का सौदा साबित हो रहा था। पिछले साल सऊदी अरब और यूएई ने जितना तेल रूस से इंपोर्ट किया, इस साल ये इंपोर्ट 10% बढ़ने वाला है। मतलब ये कि जैसे ही रूस ने यूक्रेन में जंग छेड़ी, कच्चे तेल का उत्पादन करने वाले सारे देश एकजुट हो गए। रूस के लिए कच्चे तेल को खपाना चुनौती था, इसलिए यूएई और सऊदी अरब ने भी इस काम में रूस की मदद करनी शुरू कर दी। हालांकि आंकड़े ये बता रहे हैं कि रूस का 90% कच्चा तेल अब भारत और चीन में ही पहुंच रहा है,
जिसके लिए अमेरिका कई बार भारत और चीन पर रूस की मदद करने का आरोप लगा चुका है। हालांकि पश्चिमी एशिया के बड़े देशों पर अब तक अमेरिका पूरी तरह खामोश रहा और उसने एक बार भी सऊदी अरब या यूएई को रूस का मददगार नहीं बताया। सऊदी अरब और यूएई परंपरागत तौर पर अमेरिका के पक्के सहयोगी रहे हैं, लेकिन जब से जंग छिड़ी है तब से इन देशों ने कई मामलों में रूस का साथ दिया। खास तौर पर तेल का एक्सपोर्ट करने वाले देशों की संस्था ओपेक प्लस को अमेरिका ने काबू में करने की कोशिश कई बार की। अमेरिका ने कई बार तेल का उत्पादन बढ़ाने की अपील की, लेकिन अमेरिका को हर बार निराशा ही हाथ लगी। इसके बावजूद भारत को रूस से दूर रहने की नसीहत देने वाला अमेरिका सऊदी अरब और यूएई के मामले में पूरी तरह खामोश रहा। इधर खुफिया एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में बैठे आतंकियों ने कश्मीर में ड्रग्स की खेप भेजने के लिए नई साजिश रची। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए आतंकियों की मदद करने वालों का सहारा लिया जा रहा है और इसीलिए आतंकियों के मददगारों को दो हिस्सों में बांट दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक एक गुट सिर्फ आतंकियों के रहने, खाने और छिपने में मदद करेगा, जबकि दूसरे गुट को पाकिस्तान से ड्रग्स कश्मीर पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक इस साजिश से पर्दा तब उठा जब कुपवाड़ा इलाके में ड्रग्स की तस्करी करने वाले पकड़े गए। उधर बिहार के खगड़िया में जेडीयू की पूर्व विधायक पूनम यादव ने जिले के एसपी से अपनी जान को खतरा बता दिया। पूनम यादव ने एसपी अमितेश कुमार पर विरोधियों के साथ मिलकर उनकी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा दिया और पूनम यादव ने दावा किया कि इस साजिश में वो पुलिसकर्मी भी शामिल है जिसे उनकी सुरक्षा के लिए तैनात किया गया। को लगता है कि ये पक्का हमको जान मरवाएगा। जेडीयू नेता के इन आरोपों को लेकर बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोल दिया। नीतीश कुमार जी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि बिहार की जनता को बख्श दीजिए। पूनम यादव खगड़िया सदर विधानसभा सीट से 4 बार विधायक रह चुकी हैं। इधर गुजरात के अरवल्ली से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पटाखों की एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी। इस हादसे में 4 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि करोड़ों का सामान जलकर राख हो गया। जो वीडियो सामने आया उसमें उस फैक्ट्री से ऊंची ऊंची लपटों के साथ काले धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया, जिसने देखते ही देखते पूरे इलाके को ढक लिया। यही नहीं, वहां जोरदार धमाके भी होते नजर आए। इस घटना से हड़कंप मच गया और वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की कई टीमें वहां पहुंच गईं, जिसके बाद आग बुझाने का काम शुरू किया गया। लेकिन आग इतनी ज्यादा फैल चुकी थी जिसे बुझा पाना आसान नहीं था, लेकिन कई घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। उधर एलोन मस्क को बहुत बड़ा झटका लगा। उनकी स्पेस कंपनी स्पेसएक्स का स्टारशिप रॉकेट अपनी पहली उड़ान में ही ब्लास्ट हो गया। लगभग 400 फीट ऊंचा ये रॉकेट दुनिया का अब तक का सबसे ताकतवर और सबसे बड़ा रॉकेट था, जो अमेरिका के टेक्सास से लॉन्च तो आराम से हुआ, लेकिन देखते ही देखते वो बेकाबू होता नजर आया और लॉन्च के 3 मिनट के अंदर ही उसमें आसमान में जोरदार धमाका हो गया। वो तो शुक्र है कि ये फ्लाइट अनमैन्ड थी, यानी उसमें लोग मौजूद नहीं थे, इसलिए किसी को चोट नहीं पहुंची। लेकिन बुरी खबर यह है कि इससे इंसान के चांद और मंगल की सैर के सपने को भी झटका लगा है, क्योंकि ये वही रॉकेट है जिसके जरिए स्पेसएक्स इंसानों को चांद और मंगल ग्रह पर भेजेगी। हालांकि धमाके के बावजूद स्पेसएक्स इसे सफल टेस्ट बता रही है। इलॉन मस्क ने भी कहा कि कुछ महीनों बाद वो दोबारा रॉकेट का टेस्ट करेंगे। इस बीच फिलीपींस ने अमेरिका को ऐसा झटका दिया कि चीन खुश हो जाएगा, क्योंकि फिलीपींस ने साफ कर दिया कि उसके बेस पर अमेरिका के लड़ाकू विमानों में न ईंधन भरा जाएगा, न उनकी मरम्मत होगी। यह दावा हांगकांग के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने किया और चीन को खुश होने का मौका दे दिया, क्योंकि फिलीपींस ने ऐसे वक्त में अमेरिका को झटका दिया जब दोनों की सेनाएं इंडो पैसिफिक रीजन में ड्रिल कर रही हैं। कहा जा रहा था कि यह ड्रिल देखकर चीन थर्रा रहा है, क्योंकि करीब 17,000 सैनिक ताइवान के नजदीक इकट्ठा हुए। अमेरिका के 2 बड़े जंगी जहाज भी वहां पहुंचे, उसके कई लड़ाकू विमान भी वहां मौजूद हैं। लेकिन हांगकांग के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने दावा किया कि फिलीपींस ने अमेरिका को अपने बेस का इस्तेमाल करने से रोक दिया और उससे 2 टूक बोल दिया कि उसके एयरबेस पर अमेरिका के लड़ाकू विमानों में न ईंधन भरा जाएगा और न उनकी मरम्मत होगी। यह भी दावा किया गया कि अमेरिका अपने हथियार फिलीपींस में नहीं रख पाएगा, क्योंकि उन हथियारों का इस्तेमाल ताइवान की सुरक्षा के लिए और चीन के खिलाफ हो सकता है। यानी फिलीपींस चीन से सीधी दुश्मनी लेने के मूड में नहीं लग रहा है और चीन ताइवान के पचड़े से दूर रहना चाहता है, क्योंकि उसे मालूम है कि चीन उसका पड़ोसी है और एक ताकतवर पड़ोसी से झगड़ा लेना उस पर भारी पड़ सकता है। वैसे भी फिलीपींस ताइवान के मुद्दे पर कुछ खास बयान नहीं देता, जबकि अमेरिका इस मामले में जंग लड़ने के मूड में है। यही नहीं, कुछ महीने पहले ही फिलीपींस ने अमेरिका को अपने 4 एयरबेस इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी, लेकिन चीन के साथ जंग का माहौल बनते ही वो पीछे हट गया। इधर फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा की मां का निधन हो गया। आदित्य चोपड़ा की मां ने 74 साल की उम्र में आखिरी सांस ली, जिन्हें अंतिम विदाई देने शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन प्रोड्यूसर और डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा के घर पहुंचे। पामेला चोपड़ा पिछले 15 दिन से मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती थी, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। इस बीच उत्तर प्रदेश में पुलिस ने मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा की तलाश में छापेमारी तेज कर दी। वो कई दिनों से पुलिस को चकमा दे रही।
जिसके बाद उसे पकड़ने के लिए एक दिन पहले ही पुलिस ने उस पर इनाम की रकम बढ़ा दी थी और फिर उसकी तलाश में गाजीपुर में और मऊ में मौजूद उसके घरों में दबिश दी गई। इस दौरान पुलिस ने मुख्तार अंसारी की पत्नी की तलाश के लिए घर का चप्पा चप्पा छान मारा, साथ ही उसके घर वालों से भी उसके बारे में जानकारी जुटाई। बाहुबली मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशां पर गाजीपुर पुलिस ने 50,000 और मऊ पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया। सच के आगे जनाब क्या करते, हो गए लाजवाब, क्या करते। 100 बात की एक बात कही रोशन ने, लूट में जो यकीन रखते हैं, जिंदगी का हिसाब क्या करते हैं। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, और फिर होगा 100 बात की एक बात।